हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो फॉर्मेशन कर रहा है साइक्लिक एएमपी का। और ये साइक्लिक एएमपी कौन कौन से हमारे सेल के अंदर एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। और आप अपने डिस्प्ले पर जिस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं ये हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। आइए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के पार्ट को देखते हैं। जिस पार्ट को मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, एवं जिसको येलो कलर से मार्क करके रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है, एवं जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का इंट्रा सेलुलर पार्ट है, एवं जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है ये न्यूक्लियस है। आप अपने डिस्प्ले पे जिस रिसेप्टर को देख पा रहे होंगे ये हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, एवं इस रिसेप्टर के दो टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल एवं सी टर्मिनल। जिस टर्मिनल को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये एन टर्मिनल है, एवं जिस टर्मिनल को मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे NH2 अटैच होता है, वहीं सी टर्मिनल के तौर पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। ये COOH फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे सी टर्मिनल पे अटैच होता है, इसलिए हम सी टर्मिनल कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसको हम 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर पाए। आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस किया है, इसलिए इसे हम 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये लिंक रहता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस रिसेप्टर का जो एन टर्मिनल है, इस एन टर्मिनल से जैसे ही लिगैंड बाइंड होता है ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये एक्ट करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। आप देख पा रहे होंगे जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये जो हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये एक्ट करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। जब 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से आकर लिगैंड अगर बाइंड हुआ तो ये एक्ट किया ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। और हम जानते हैं कि जो हमारा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है ये GDP को चेंज कर देता है GTP में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये जी प्रोटीन के साथ अटैच होकर अपना एक्शन शो करता है। आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है। ये जो जी प्रोटीन है इस जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा। ये तीनों सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं GDP की मदद से। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से मैंने मार्क करके रखा है इस स्ट्रक्चर को। ये जी प्रोटीन है और ये जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट है अल्फा, बीटा, गामा। ये तीनों ही सब यूनिट को आपस में बाइंड करके रखता है GDP। और जैसे ही हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये एक्ट किया ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। और ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो होता है ये GDP को चेंज कर देता है GTP में। तो जो हमारा जी प्रोटीन के तीनों सब यूनिट हैं ये आपस में बाइंड हैं GDP के कारण। और ये GDP अगर GTP में चेंज होगा तो हमारा जो जी प्रोटीन के तीनों सब यूनिट है जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा ये तीनों आपस में अटैच नहीं रहेंगे। यहाँ से जो जी अल्फा है ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, और जैसे ही जी अल्फा फ्री होगा ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है इसको एक्टिवेट करता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई भी लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और ये GDP को GTP में चेंज कर दिया। और ये जो GDP था ये हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट को आपस में बाइंड करके रखा था। ये एक्टिव फॉर्म में हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिव फॉर्म में नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा GDP चेंज हुआ GTP में हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जो हमारा GDP अटैच था ये अगर चेंज होता है GTP में तो हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट अल्फा, बीटा एवं गामा ये आपस में ब्रेक करते हैं और ये फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, अर्थात ये अब एक्टिव फॉर्म में है। और जैसे ही हमारा
जी अल्फ़ा, जी बीटा एवं जी गामा एक्टिवेट फ्री फॉर्म में होते हैं या फिर एक्टिवेट होते हैं, तो हमारा बीटा एवं गामा जी प्रोटीन के 2 यूनिट बीटा एवं गामा सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। साथ ही जो हमारा जी अल्फ़ा है, ये जी अल्फ़ा का स्पेशली जी अल्फ़ा एस एक्टिवेट करता है एडिनाइलेस साइक्लेज को। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा गामा एवं बीटा है ये जाकर अटैच हो रहा है हमारे सेल मेम्ब्रेन से, जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है। एवं जो हमारा अल्फ़ा एस है, जी अल्फ़ा एस, ये एक्टिवेट कर रहा है एडिनाइलेस साइक्लेज को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने मेंशन करके रखा है, अर्थात ये जो हमारा जी अल्फ़ा एस है ये एक्टिवेट किया एडिनाइलेस साइक्लेज को। और हम जानते हैं कि जो भी एडिनाइलेस साइक्लेज है जब ये एक्टिवेट होता है तो ये हमारे सेल के अंदर जितने भी एटीपी होते हैं उनको चेंज कर देता है साइक्लिक एएमपी में। और जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है ये हमारे लिए सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारा प्राइमरी मैसेंजर लिगेंड्स था। जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई भी लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ, ये प्राइमरी मैसेंजर का काम किया। एवं जो हमारा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हुआ है ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। और जैसे ही हमारे सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर अर्थात साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है हमारे सेल के अंदर उपस्थित प्रोटीन काइनेज ए को। आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है, ये प्रोटीन काइनेज ए है एवं इसको एक्टिवेट करता है हमारे साइक्लिक एएमपी अर्थात सेकेंडरी मैसेंजर। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए है इसके 4 सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं कैटालिटिक सब यूनिट एवं 2 रेगुलेटरी सब यूनिट। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा साइक्लिक एएमपी आता है ये हमारे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस प्रोटीन काइनेज ए के 4 सब यूनिट है, 2 कैटालिटिक सब यूनिट एवं 2 रेगुलेटरी सब यूनिट। ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है ये हमारे सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये जब तक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड रहेगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है इससे अगर जब तक रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड रहेगा ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। और जैसे ही साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है और ये हमारा साइक्लिक एएमपी आकर बाइंड होता है प्रोटीन काइनेज ए के रेगुलेटरी सब यूनिट से, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी बाइंड हो गया रेगुलेटरी सब यूनिट से तो ये हमारा प्रोटीन काइनेज ए का जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक करेगा। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रेगुलेटरी सब यूनिट और साइक्लिक एएमपी आपस में बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है। ये देख पा रहे होंगे ये जो प्रोडक्ट बना है ये कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हुआ है साइक्लिक एएमपी। और ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट था प्रोटीन काइनेज ए का ये अब एक्टिव फॉर्म में है अर्थात फ्री फॉर्म में है, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क करके रखा है। और ये कैटालिटिक सब यूनिट अब हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है इसको एरो के से मेंशन किया गया है। ये एरो ये बता रहा है कि जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है ये इंटर कर रहा है सेल के न्यूक्लियस में। और जैसे ही हमारा कैटालिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए का इंटर करता है हमारे सेल के अंदर, प्रोटीन काइनेज ए का जो सब यूनिट है कैटालिटिक सब यूनिट ये इन्वॉल्व होगा फॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि इसके नाम में ही है प्रोटीन काइनेज। काइनेज जो जहाँ भी होता है ये फॉस्फोराइलेशन कराने में ही इन्वॉल्व होता है। तो हमारा इसका जो सब यूनिट है कैटालिटिक सब यूनिट ये इन्वॉल्व होगा फॉस्फोराइलेशन में। और जैसे ही ये इंटर करता है न्यूक्लियस में वहाँ पे ये CREV का फॉस्फोराइलेशन कराता है। जो हमारा CREV है ये एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। CREV हमारे न्यूक्लियस में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। CREV को एक्टिवेट करता है हमारा कैटालिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए का। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए का जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये इंटर करता है हमारे न्यूक्लियस में, ये एक्ट करता है CREV का और इसका फॉस्फोराइलेशन कराता है, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्ट बनता है CREV का फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। आप देख पा रहे हैं येलो कलर से मैंने मार्क करके रखा है। इस पे ऊपर ये जो P है ये मेंशन है क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है CREV का। और जैसे ही हमारे सेल के न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है CREV का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म का, ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म CREV का बाइंड हो जाता है DNA
प्रोमोटर सब सीक्वेंस के साथ, और वहाँ पे ये डीएनए प्रोमोटर सब सीक्वेंस एवं कुछ अदर फैक्टर के साथ बाइंड होकर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है ये हमारे सेल के न्यूक्लियस से बाहर आता है, साइटोसोल्स अर्थात इंट्रासेलुलर पार्ट में आता है और वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे मैकेनिज्म को देखा जाए तो जैसे ही हमारे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ, ये हमारा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक प्रकार का सिग्नल जनरेट किया एक स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, और जैसे ही 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक सिग्नल जनरेट किया एक स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, सेम उसी प्रकार का प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया हमारा सेल का न्यूक्लियस। आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जिसका सिग्नल जनरेट हुआ था 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के द्वारा, और ये प्रोटीन के हिसाब से ही सेल रिस्पॉन्स करेगी।